नमस्कार दोस्तों, कलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। कि लास्ट क्लास जो हमने राजस्थान के जलवायु से संबंधित देखी, जिसमें हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन तक पहुंच गए थे और कोपेन के अकॉर्डिंग राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण किया था वो अपने कंप्लीट कर लिया था। उसी व्यक्तिगत वर्गीकरण में अभी अपना त्रिवार्था और थोंथवेट वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, जिसको हम इसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू देखेंगे। तो उसमें जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग दूसरा जो पार्ट था त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण का जो मेन बेस है, कोपेन में मुख्यतः माना गया था वनस्पति को आधार, क्योंकि उनका सब्जेक्ट बॉटनी था। जबकि त्रिवार्था का जो बेस माना गया कि मुख्यतः जो वनस्पति है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वर्षा के ऊपर। तो त्रिवार्था ने अपना मुख्य आधार जलवायु वर्गीकरण का वर्षा को माना, और व्यक्तियों के नाम जहाँ पे भी राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण में आए, चाहे कोपेन हो, चाहे त्रिवार्था हो, चाहे थोंथवेट हो, उनके क्लासिफिकेशन है वो फिक्स रहेंगे आपके 4 भागों में। जैसे हमने देखा था राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः यानी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तब तो 5 भागों में बांटा जाता है, और जैसे ही व्यक्ति का नाम आए तो आंसर आपका रहेगा 4। तो त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका आधार वर्षा को माना गया है। तो त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, उसमें सबसे पहले अपने को एक तो कितने पार्ट में क्लासिफाइड है वो बताना है, और आधार किस चीज को माना गया है। राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा गया है। जिसका बेस या आधार वर्षा को माना गया है। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को एज इट इज जो कोपेन वाला है उसी से कॉपी किया हुआ है। तो इनके वर्गीकरण में और कोपेन के वर्गीकरण में बहुत ज़्यादा फर्क अपने को देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि कोपेन का वर्गीकरण जो मूल वर्गीकरण है वो अधिक प्रसिद्ध है, जबकि त्रिवार्था उसकी कॉपी किया हुआ है। ये वर्गीकरण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके उठाए जा सकते हैं। आरएस मेंस से संबंधित या किसी एग्जाम से जो त्रिवार्था से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सामान्यतः कम पूछे जाते हैं, या जनरली पूछा भी जाता है तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। तो केवल वर्षा को आधार मानने वाला कौन था? त्रिवार्था। अब इनके अकॉर्डिंग जो जलवायु वर्गीकरण किए गए हैं, जिसमें एक तरफ अपन कोपेन को लिखेंगे, क्योंकि कोपेन से आसानी से अपन कंपेयर कर सकते हैं। एक तरफ अपन त्रिवार्था लिखेंगे, और इनके वर्गीकरण में वर्षा को मुख्य आधार माना गया है, तो इसमें वर्षा का स्केल भी एक साइड में लिखा जाएगा। जैसे कोपेन में एक वर्डिंग लिया था स्टार्टिंग में AW, उसके बाद में 2 वर्डिंग आपके लिए थे B से। एक तो शुष्क मरुस्थल था BW और एक अर्ध शुष्क था BS। दोनों हॉट क्लाइमेट में थे, जहां विंटर ड्राई थी यानी सर्दियां सूखी थी। और एक लास्ट वाला पार्ट था आपका CWG, जो मैदानी भाग वाला पार्ट था। तो कोपेन के इन्हीं वर्डिंग को अगर त्रिवार्था के अंदर कन्वर्ट करें तो ये किस तरीके से लिखे जाएंगे? तो AW वाला एरिया तो त्रिवार्था में भी एज इट इज AW ही होता है। जबकि जो छोटा W होता है, इसका मीनिंग होता है सामान्यतः विंटर ड्राई, यानी सर्दियों में वर्षा नहीं होती। तो राजस्थान में लगभग सभी एरिया ऐसे माने गए हैं विंटर ड्राई वाले, क्योंकि हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो मुख्यतः गर्मियों में आता है। 90% बारिश राजस्थान में मानसून से प्राप्त होती है, जबकि मावट वाला हिस्सा केवल 10% है। तो 10% है, इसका मीनिंग विंटर जनरली हमारे यहाँ ड्राई मानी जाती है, शुष्क मानी जाती है। तो ये जो BW HW वाला एरिया, इसमें B का मीनिंग भी शुष्क ही होता है और W का मीनिंग भी विंटर ड्राई होता है। तो इसका मीनिंग त्रिवार्था ने कहा कि जब आप B लिख रहे हो, यानी वह एरिया जो डेजर्ट बता रहे हो, तो वहाँ तो समर भी ड्राई होती है और विंटर भी ड्राई होती है। तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं कि विंटर ड्राई है। जब B आ गया तो ऑलरेडी आपका W हट जाएगा, और ऐसा ही इसमें अगर B आ गया तो यहाँ W लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका BSH लिखना ही काफ़ी है। तो राजस्थान के शुष्क मरुस्थल को त्रिवार्था के द्वारा BWH के द्वारा अंकित किया गया, जबकि नीचे वाला जो पार्ट है
इसको BSH के द्वारा अंकित किया गया। तो W इसमें से भी हटा लिया गया और W इसमें से भी हटा लिया गया। और लास्ट वाला जो भाग है, इसमें जो C वाला पोर्शन होता है ये मैदानी भाग को दर्शाता है त्रिवार्था के अनुसार। तो यहाँ G वर्डिंग लगाने की आवश्यकता नहीं, यानी इक्वल टू गंगा प्लेन, गंगा के मैदान जैसा बताने की आवश्यकता नहीं। जबकि वहाँ कोपेन वाले में G का मीनिंग होता है गंगा जैसे उपजाऊ मैदानी भाग, जो कि राजस्थान के पूर्वी मैदान को कहा गया था। तो इन्होंने कहा कि यदि आप डायरेक्ट CW लिख रहे हो तो भी काफ़ी है, लेकिन इसके बीच में इन्होंने स्मॉल a वर्डिंग यूज किया। स्मॉल a लेटर तब लगाते हैं जब सामान्यतः तापमान आपका ग्रीष्म ऋतु का काफ़ी उच्च तापमान हो, औसत 21 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर, तो सामान्यतः आपके ए वर्डिंग यूज होता है। यानी हॉट समर सीजन, यानी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो तब आपका स्मॉल ए लेटर यूज किया जाता है। अब इनमें वर्षा की जो मात्रा मानी गई है वो AW वाला पोर्शन अपना हाड़ौती वाला लिया जाता है, जो सामान्य वर्गीकरण में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा में रखा जाता है। और 80 से 120 का एवरेज कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। फिर डेजर्ट वाला एरिया जो कि सामान्य वर्गीकरण में रखा था अपन ने 0 से 20, तो 0 से 20 का औसत कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का BSSW का 20 से 40, और 20 से 40 का औसत कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। अरावली वाला पार्ट इसमें शामिल नहीं होता, जो कि 40 से 60 होता है। फिर मैदान वाला 60 से जो 80 होता है उसका एवरेज क्या रहेगा? तो 60 से 80 का एवरेज रहेगा 70 सेंटीमीटर। तो थानथवेट के द्वारा जो वर्षा की जो मात्रा मानी गई है वो राजस्थान में इन भौगोलिक प्रदेशों के अंदर, और इनके सामने जो वर्षा की मात्रा लिखी हुई है इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लगभग AW में वही रहेंगे जो कोपेन के AW में थे। तो AW तो कोपेन का और थानथवेट का एज इट इज़ वो का वही है, लेकिन यहाँ वर्षा की मात्रा एक्स्ट्रा ऐड किए इन्होंने 100 सेंटीमीटर औसत। फिर जो मैदानी भाग वाला पोर्शन है जो कि CWG के नाम से इंगित किया गया है, इस वाले भाग में वर्षा की मात्रा होती है 60 से और 80, और 60 से 80 का एवरेज कितना होता है? 70 सेंटीमीटर। और इसके बाद में आपका जो शुष्क मरुस्थल है और अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला पार्ट है, शुष्क वाले को इन्होंने BWH बोला है, जबकि कोपेन ने बोला था BWHW। तो अगर आपसे पूछा गया त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी शुष्क मरुस्थल को क्या कहा गया, तो शुष्क मरुस्थल को कहा गया है BWH। त्रिवार्था के अकॉर्डिंग एच तक रुक जाना है, जबकि कोपेन के अकॉर्डिंग BWHW पूरा बोलना है। और कोपेन के अकॉर्डिंग ये सामने वाला भाग था BSHW था, जबकि त्रिवार्था में आपको लास्ट वाला W नहीं लिखना है क्योंकि इन्होंने W हटा दिया है। और इसी तरीके से ये जो CWG वाला पार्ट था, इस CWG वाले पार्ट में इन्होंने G को हटाकर और बीच में A लगाया था। सॉरी, तो इसमें CWG को भी अपन CAW से इंडिकेट करेंगे। कोपेन के अनुसार CWG था, जबकि त्रिवार्था के अकॉर्डिंग CAW है। अब इस वाले भाग में वर्षा की मात्रा थी 20 से 40 और पश्चिम वाले में थी 0 से 20। तो 0 से 20 वाले का औसत तो होगा 10 सेंटीमीटर और 20 से 40 वाले का होगा 30 सेंटीमीटर। अरावली वाले पोर्शन को अपने को छोड़ना है, मैदानी भाग और फिर हाड़ौती वाला पार्ट और राजस्थान का वागड़ वाला हिस्सा। सॉरी, नेक्स्ट पोर्शन त्रिवार्था के बाद में नेक्स्ट रहता है आपका थानथवेट। तो जो व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में तीसरा वर्गीकरण है आपका, क्योंकि इससे पहले 2 हो चुके हैं अपने, कोपेन और एक अपन ने जो कंप्लीट किया है त्रिवार्था। इनके बाद में तीसरा व्यक्ति थानथवेट, जिसमें इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इसका पूरा नाम बीच में एक बार थे और आएगा आधा, थानथवेट। तो थानथवेट के अनुसार राजस्थान की जो जलवायु है उसको पुनः 4 भागों में बांटा जाता है, जैसा कोपेन और त्रिवार्था ने भी 4 भागों में ही बांटा है। लेकिन यहाँ आधार माना जाएगा एक तो सूर्य के टेम्परेचर को, यानी तापमान को, तापमान के बाद में जो जल का वाष्पीकरण होता है उसको, और वाष्पीकरण के बाद में जो वर्षा होती है उसको। तो मुख्यतः 3 चीज़ों को बेस माना गया, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा को। थानथवेट के द्वारा या थानथवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा जाता है।
जिसका आधार, अब 4 भागों में बांटा जाता है। इसका आधार किसको माना जाता है? एक तो तापमान या टेम्परेचर को, तापमान के कारण क्या होता है? वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण के बाद में होती है वर्षा। तो इसमें मुख्यतः आधार इन 3 बिंदुओं को माना गया है। तो 2 पॉइंट हैं, जिसमें एक तो वही है कॉमन जो अभी तक अपन लिखते आ रहे हैं कोपेन और ट्रिवार्था में, एज इट इज़ वो का वही 4 भागों में, लेकिन वहाँ आधार माना गया था कोपेन में वनस्पति को और ट्रिवार्था में माना गया था वर्षा को, जबकि थानथवेट में माना जाता है इन 3 बेस को। अब 3 बेस के आधार पे मुख्यतः जो जलवायु वर्गीकरण इन्होंने जिस तरीके से किया है, इनमें कुछ वर्डिंग आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, EAD, DAW, DBW, ये किस तरीके से किए गए, इनको अगर हम देखें तो इसमें ये वर्डिंग इस तरीके से काम में लिए गए हैं। थानथवेट के द्वारा जो वर्डिंग काम में लिए गए हैं वो लिए गए हैं आपके C, D और E शब्द। हालांकि C, D से पहले इन्होंने जो वर्डिंग यूज किया है A और B भी यूज किया है, लेकिन A और B इनके वर्गीकरण में राजस्थान में काम में नहीं आते। A और B, जिनमें A का मीनिंग होता है सामान्यतः अति आर्द्र, और अति आर्द्र प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं मानी गई। ये थानथवेट के अकॉर्डिंग मीनिंग है, कोपेन के अकॉर्डिंग मीनिंग अलग होते हैं। कोपेन ने ए का मीनिंग लिया था उष्णकटिबंध, जबकि ये कैपिटल ए का मीनिंग लेते हैं अति आर्द्र। बी का मीनिंग कोपेन लेते हैं डेजर्ट, जबकि ये लेते हैं आर्द्र जलवायु। सी का मीनिंग लिया जाता है उपाद्र, यानी औसत से कम वर्षा होना। डी का मीनिंग लिया जाता है अर्ध शुष्क, और ई का मीनिंग लिया जाता है शुष्क क्लाइमेट या एरिड जलवायु। तो ये 3 जो शब्द हैं, इन 3 शब्दों को थानथवेट के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें जैसे कोपेन भी 3 वर्डिंग को उठाता है, ए, बी और सी को। अब कोपेन वाले बी को, जैसे बीच वाले पोर्शन को हमने 2 भागों में बांटा था, जैसे ए 1 में था, सी भी 1 में था, लेकिन बी के भाग 2 थे। तो इस कारण कोपेन के कितने भाग हुए थे? टोटल 4 भाग। उसी तरीके से थानथवेट में भी जो बीच वाला भाग है डी, इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। तो इसी को अगर अपन 4 भागों में डिवाइड करें तो किस तरीके से करेंगे? तो इस वर्गीकरण में सी 1 रहेगा, डी आपके 2 रहेंगे और ई आपका 1 रहेगा। अब इनके जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से किए गए हैं? जैसे सी वाला जो पोर्शन है, डी वाला पार्ट है, डी वाला पार्ट है और ई वाला पार्ट है। जैसे एक आप भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के पास में रहते हैं तो सामान्यतः आपके तापमान और वाष्पीकरण की दर उच्च होती है, जिसके लिए अपन ए अपोस्ट्रोफ यूज करते हैं। और राजस्थान और जो भारत की जलवायु है वो कहीं ना कहीं उच्च तापमान से प्रभावित होती है। तो ये जितने भी वर्डिंग आपके सी, डी, डी और ई, इनमें कम से कम एक बार आपका ए आएगा। जैसे सी के बाद में उच्च वाष्पीकरण की दर होने के कारण सी ए अपोस्ट्रोफ, डी के बाद में भी एक बार आएगा डी ए अपोस्ट्रोफ, डी में एक में आ चुका है तो दूसरे में नहीं लेना है, फिर ई में ए अपोस्ट्रोफ। इसका मीनिंग है सामान्यतः तापमान उच्च होने के कारण वाष्पीकरण की दर उच्च होना। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के पास होने के कारण वाष्पीकरण उच्च होता है, और इसके ऊपर वाले जो होते हैं उसमें वाष्पीकरण की दर थोड़ी कम होती है, इस कारण उनमें बी अपोस्ट्रोफ लगता है। जैसे डी में एक में तो ए लगा दिया और दूसरे में ए नहीं आके बी अपोस्ट्रोफ। और लास्ट वाला जो एरिया होता है ई वाला पार्ट, ई वाला सामान्यतः कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, जिसका मीनिंग होता है ऑल टाइम ड्राई। ऑल टाइम ड्राई का मीनिंग होता है डेजर्ट एरिया। तो ये EAD वाला रहेगा अपने डेजर्ट में। जबकि बाकी के हैं उनमें वर्षा होती है लेकिन विंटर में नहीं होती है, तो विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई। तो जहाँ छोटा W लिखा जाता है उसका मीनिंग वहाँ विंटर ड्राई होती है, और जहाँ D लिखा जाता है छोटा D, उस छोटे D का मीनिंग लिया जाता है आपका डेजर्ट एरिया या ऑल टाइम ड्राई, यानी 12 महीने शुष्क क्षेत्र। जबकि कैपिटल D का मीनिंग अपन ने क्या लिया था? अर्ध शुष्क। जो इससे पहले वाला जो डायग्राम था उसमें हमने लिया था D का मीनिंग होता है अर्ध शुष्क, जबकि छोटे D का मीनिंग होगा कि ऑल टाइम ड्राई या 12 महीने शुष्क। C का मीनिंग होता है उपाद्र जलवायु। तो यहाँ जलवायु वर्गीकरण है, उनके मीनिंग निकालना आसान रहेगा। जैसे इस प्रकार की जो जलवायु होगी इसको कहेंगे अपन उपाद्र जलवायु, इस जलवायु को कहेंगे अर्ध शुष्क जलवायु, इस वाली जलवायु को कहेंगे शुष्क जलवायु। तो राजस्थान के अंदर थानथवेट के जो वर्डिंग है, उन वर्डिंग के जो 4 मीनिंग जो लिए गए हैं वो 4 मीनिंग ये वाले लिए जाते हैं। और ये कौन कौन से भाग में किस तरीके से हैं, ये अगर हम डायग्राम में देखें
तो थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग जो डायग्राम यूज होता है राजस्थान में, जो पहले आ चुका है, लेकिन अपन वापस ड्रॉ करके देख लेते हैं इसको। इसमें एक तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है और हाड़ौती वाला कुछ पोर्शन जो AW कोपेन वाले में काउंट होता है। अब यहाँ थॉर्नथवेट ने सबसे ज़्यादा वर्षा वाला पोर्शन इसी को माना है और इसको इन्होंने आदर, कोपेन की तरह आदर नहीं बोलकर इसको उपादर बोला है। उपादर यानी इसको C वाली कैटेगरी में रखा है। इसके बाद में पश्चिमी राजस्थान से और इस साइड में बाड़मेर वाले हिस्से को इन्होंने एरिड वाले पोर्शन में रखा है, यानी E वाले पार्ट में। और बाकी राजस्थान का एक उत्तरी भाग का कुछ हिस्सा और बचा हुआ राजस्थान, उसको इन्होंने रखा था D के 2 पार्ट थे इनके पास। तो एक तो इन वर्डिंग के आगे वर्डिंग्स क्या यूज करते हैं, तो E के आगे एक बार A था, इसके आगे भी एक बार A था और इस C के आगे भी एक बार A था। जबकि ऊपर वाला जहाँ सूर्य का तापमान कम पहुँचेगा तो वहाँ वाष्पीकरण की दर भी आपकी कम होती है। तो जहाँ वाष्पीकरण की दर कम होगी वहाँ रहेगा आपका B अपोस्ट्रोफ। ये वाले जितने भी पोर्शन हैं यहाँ विंटर ड्राई होती है, गर्मियों में बारिश होती है, विंटर ड्राई और विंटर ड्राई। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये ऑल टाइम ड्राई होता है, डेजर्ट एरिया होता है। तो इसमें जो वर्डिंग जो रखे गए हैं काफ़ी आसान है, इनको रटना नहीं है, इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे C का मीनिंग अपन ने क्या रखा, तो इस जलवायु वर्गीकरण में एक तो C का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि जलवायु के आधार पर जलवायु को कैसा बोला जाएगा। तो C का मीनिंग क्या था, उसी के अकॉर्डिंग जलवायु को नाम दिया जाएगा उपादर जलवायु। तो इस जलवायु को बोला जाएगा उपादर जलवायु। उपादर जलवायु के बाद में इसका जो विस्तार है वो विस्तार मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में है, तो विस्तार एक तो इसमें वागड़ वाले जिले आएंगे राजस्थान के। तो वागड़ वाले जिले कौन से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। एक इसमें हाड़ौती का पार्ट शामिल होगा अपना। हाड़ौती के पार्ट में शामिल होगा दक्षिणी कोटा, झालावाड़ और बारा। बूंदी इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और एक रहेगा माउंट आबू वाला पार्ट। तो इनके आगे इंडिकेट कर सकते हो आप जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। हाड़ौती के अंदर दक्षिणी कोटा, बारा एंड झालावाड़। ऊपर वाले में आपके जो डिस्ट्रिक्ट काउंट होंगे या किस प्रकार की जलवायु होगी ये देखना है। एक इसमें किस प्रकार की जलवायु और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे ये देखना है। और एक पश्चिम वाले में किस प्रकार की जलवायु। तो इसमें पहले इस पश्चिम वाली को देखते हैं अपन। तो जहाँ पे ई आपका लिखा जाएगा तो उस जलवायु को क्या कहेंगे, ई वाली को कहा जाएगा शुष्क, डी वाली को अर्ध शुष्क और हाड़ौती वाली को उपाद्र। यानी डेजर्ट से जैसे जैसे हाड़ौती की ओर जाओगी तो वर्षा की बढ़ती हुई मात्रा यूज हो रही है। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र या उपाद्र, अर्ध शुष्क और शुष्क। पश्चिम की ओर आते वर्षा की कम मात्रा या घटती हुई मात्रा प्रतीत हो रही है। तो इस ऊपर वाली जलवायु को कहते हैं अपन शुष्क जलवायु। शुष्क कटिबंधीय। और इस शुष्क कटिबंधीय जलवायु के बाद में इस जलवायु के पार्ट के बाद इसका जो विस्तार है वो एक तो राजस्थान में जो डेजर्ट का एरिया सबसे ज़्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है मुख्यतः वो जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट लिया जाएगा बाड़मेर। और ये दोनों जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस संभाग में शामिल हैं उस संभाग का पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी जोधपुर। तो मुख्यतः ये 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए जाते हैं जिसमें मुख्य जैसलमेर और बाड़मेर को लिया गया है। इस वाले में डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है। तो डिस्ट्रिक्ट आप याद रखें, एक तो CAW वाले जो कोपेन के अंदर तो किस में थे, AW में, और थॉर्नथवेट के अनुसार CAW में। थॉर्नथवेट को पहचानना इसलिए भी आसान है क्योंकि इसके शब्दों के ऊपर अपोस्ट्रोफ लगे हुए रहते हैं, कोमा लगे हुए रहते हैं। अब ये वाला भाग शुष्क है तो सामने वाला क्या होगा, अर्ध शुष्क। और जो दोनों के टच में होगा ऊपर वाला वो दोनों ही प्रकार की जलवायु रखेगा, शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु। ऊपर वाले की जलवायु को दोनों मिला के शब्द यूज करेंगे, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। पहले अर्ध शुष्क वाला भाग करते हैं जलवायु के आधार पर। तो इस जलवायु का नाम देंगे अर्ध शुष्क जलवायु।
विस्तार। विस्तार में राजस्थान में कोपेन के इस पोर्शन में अपन ने पढ़े थे, कोपेन वाले पार्ट में इस पोर्शन में हमने पढ़े थे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी राजस्थान के जो जिले हैं जिनको एकीकरण में अपन ने ABCD या मत्स्य संघ के नाम से देखा था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। फिर अपन ने एक ABCD और पढ़ा था, इस ABCD का मीनिंग लिया था राजस्थान के मध्य से दक्षिण की ओर अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, तो ये रहेगा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, और D से धौलपुर के नज़दीक वाला है दौसा। और फिर अपन ने देखा था एक RSTU जिसमें रहता है अपना राजसमंद वाला पार्ट, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, और एक राज्य की राजधानी भी इसी एरिया में काउंट होगी। तो कम से कम कोपेन वाले ये डिस्ट्रिक्ट तो इसमें शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ज़िले इसमें शामिल हैं। तो ये वाले जो ज़िले हैं ये आपको याद नहीं करने, क्योंकि बाकी के 3 के ज़िले अगर आपको राजस्थान में याद हैं तो बचे हुए जितने भी ज़िले हैं वो सारे किस में लिखोगे आप, DAW के अंदर। तो ये राजस्थान का थानथवेट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। तो इसमें जो एक लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखनी होगी, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि DAW जलवायु है उसके बारे में लिखना है, तो इस बारे में, इस जलवायु के बारे में एक तो जलवायु का मीनिंग बताना है कि जलवायु का मीनिंग DAW का मीनिंग होता है अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसका विस्तार राजस्थान के इन जिलों में पाया जाता है। और थॉनथवेट के अनुसार यह राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन अप्लाई भी हुआ है आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा किसी एग्जाम में कि राजस्थान का थॉनथवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो उसमें आंसर था DAW वाला पार्ट। अब अगर ऊपर वाला जो पोर्शन देखा जाए जिसको क्लाइमेट या जलवायु के आधार पे लिया जाए, तो जलवायु तो उसमें शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों के टच में है, तो दोनों ही प्रकार की रहेंगी, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से काउंट होते हैं आपके, तो डिस्ट्रिक्ट काउंट होते हैं एक तो राजस्थान के ऊपर वाले दोनों जिले G और H, गंगानगर और हनुमानगढ़, और उसके नीचे वाले दोनों डिस्ट्रिक्ट B और C यानी बीकानेर और चूरू। तो इसमें मुख्यतः बीकानेर संभाग वाला पूरा पार्ट आपके काउंट होता है, जिसमें 2 तो बिना नदी वाले जिले हैं बीकानेर, चूरू, और 2 ऊपर वाले घग्गर बेसिन वाले काउंट होते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसमें मुख्यतः 4 डिस्ट्रिक्ट काउंट होते हैं। तो इनमें अगर 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा जाए तो उनका जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उसमें इन चीज़ों को अपने को शामिल करना है, जलवायु को और विस्तार को। जैसे इसमें स्टार्टिंग करेंगे अपन C वाले पार्ट से, फिर दोनों लिखेंगे D वाले पार्ट, और उसके बाद में लिखेंगे अपन E वाला पार्ट। तो इसमें स्टार्ट करें अपन C वाला पार्ट। इस जलवायु प्रदेश को उपाद्र प्रकार के जलवायु में रखा जाता है। यानी इसका मीनिंग क्या है, उपाद्र प्रकार की जलवायु जिसका विस्तार, जैसा ये डायग्राम में आपको बताया था, विस्तार के अंदर एक तो इसमें हाड़ौती वाले डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं और एक आपके इसमें वागड़ वाले। तो विस्तार वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश का मीनिंग होता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़। इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती पठार वाले में रहेगा एक तो आपका दक्षिणी कोटा, एक रहेगा आपका 12 वाला पार्ट, एक इसमें पोर्शन रहेगा झालावाड़। एक पोर्शन रहेगा सिरोही का केवल माउंट आबू क्षेत्र। तो मुख्यतः अगर CAW जलवायु के बारे में लिखना है तो एक तो जलवायु टाइप्स बता के और फिर उसके बाद में उसका विस्तार बताना है। राजस्थान में ये क्षेत्र मुख्यतः वन संपदा के लिए प्रसिद्ध है, जैसा ही कोपेन में भी अपन ने लिखा था, लेकिन ये कोपेन के अकॉर्डिंग क्या था, कोपेन के अकॉर्डिंग था ये AW पार्ट, लेकिन इसमें A के ऊपर अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है और C भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड है। इसके बाद में
जलवायु प्रदेशों में दूसरा है आपका डी। पहला डी है DAW के साथ, दूसरा रहेगा DBW के साथ। तो इसमें एक तो जलवायु किस प्रकार की है और एक विस्तार कौन से क्षेत्रों में है। तो जलवायु इस जलवायु प्रदेश की जलवायु अर्ध शुष्क प्रकार की है। जिसका विस्तार डिस्ट्रिक्ट इसमें आपको वैसे ही याद रखने हैं ताकि जल्दी याद हो। मुख्य मुख्य जो जिले हैं जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इन्हीं वर्डिंग्स को वापस अपन रिपीट करेंगे, लेकिन अब मीनिंग अलग होंगे। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग है, नागौर के पास वाला जिला अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और डी का मीनिंग दौसा। अजमेर से नीचे भीलवाड़ा, से नीचे चित्तौड़ और धौलपुर के नज़दीक डी से डिस्ट्रिक्ट होता है दौसा। फिर आता है अपने RSTU राजसमंद, S से सवाई माधोपुर, T से टोंक और U से उदयपुर। और एक स्टेट कैपिटल या राजधानी है वो जयपुर भी इसी में रहेगा। नागौर, शेखावाटी वो डिस्ट्रिक्ट भी इसी में रहेंगे। तो ज़िले इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं और थॉर्नथवेट के अनुसार ये राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। तो ये इसमें एक विशेष बात है। तो ये आप नीचे इंडिकेट कर सकते हैं इसमें विशेष बिंदु के रूप में। थॉर्नथवेट के अनुसार यह राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अब इसके बाद में जो भाग बचे हैं उसमें एक तो डी वाला पोर्शन बचा है बी के साथ और एक लास्ट में ई वाला बचा है। तो इसी में आगे हम देखें कंटिन्यू। तो तीसरा पार्ट रहेगा DBW वाला पार्ट। जहां एक तो बात करेंगे हम जलवायु की और दूसरी बात करेंगे हम विस्तार की। तो विस्तार तो इसमें जिसमें बी आएगा उसमें बीकानेर संभाग ही लेना है आपको। इसमें शुष्क अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विस्तार इसका मुख्यतः एक बीकानेर संभाग वाले जो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे शामिल होंगे। एक तो बीकानेर, एक बिना नदी वाला डिस्ट्रिक्ट और रहेगा चूरू, इसके ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और उसी के सामने एक डिस्ट्रिक्ट और है हनुमानगढ़। तो मुख्यतः ये जो 4 जिले ये इसमें शामिल किए जाते हैं बीकानेर संभाग वाले। अब पश्चिमी राजस्थान का जो भाग बचा है वो शुष्क जलवायु वाला, जिसमें डी के बाद वाली सीरीज काम में ली जाएगी यानी ई वाला पार्ट। तो आगे कंटिन्यू देखते हैं अपन। थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग राजस्थान का सबसे अंतिम जो जलवायु भाग है E'(A) और D। तो इसमें भी पॉइंट वही है, एक तो जलवायु को कवर करना है और एक विस्तार। बाकी जलवायु प्रदेश की विशेषताएं आपको ध्यान है कि डेजर्ट एरिया की क्लाइमेट है। तो शुष्क जलवायु होगी, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र होगा, कंटीली वनस्पति या यूं कह सकते हैं मरुद्भिद वनस्पति का क्षेत्र है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है। तो ये विशेषताओं में आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। बाकी 2 चीज़ें कम से कम जलवायु और विस्तार आपको कवर करना होता है। तो जलवायु बोली जाएगी ये डेजर्ट एरिया की क्लाइमेट है।
तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, पाई जाती है। अब विस्तार में जो सबसे बड़ा डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, उसके नीचे बॉर्डर पे बाड़मेर, और ये दोनों जिस संभाग में शामिल हो, संभाग का पश्चिमी भाग, पश्चिमी जोधपुर, ये वाले पार्ट इसमें शामिल किए जाते हैं। बाकी वनस्पति वाली बातें और वो इसमें एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो कि न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वनस्पति और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जलवायु प्रदेश, जिसमें डी का मीनिंग होता है एवरी टाइम ड्राई या ऑल टाइम ड्राई, यानी 12 महीने शुष्क रहता है। इसी कारण इसको बोला गया है एरिड डेजर्ट क्लाइमेट, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण थे, ये तीनों वर्गीकरण आपके कंप्लीट हो गए हैं। इन तीनों जलवायु वर्गीकरणों के बाद में आता है जलवायु ऋतुओं का वर्गीकरण। तो राजस्थान में जो जलवायु ऋतुएं हैं वो मुख्यतः 4 भागों में बांटी हुई हैं। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो रहेगा आपका जलवायु ऋतु वर्गीकरण। और ऋतुएं वैसे तो जनरली होती हैं 6, लेकिन हिंदी के अंदर 6 मानी गई हैं। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 4 को मान्यता दी गई है, जिसमें शरद ऋतु को बाद में जोड़ा गया है। इसका मीनिंग इससे पहले ऋतुएं केवल 3 ही मानी जाती थी, एक तो ग्रीष्म ऋतु या गर्मी की ऋतु, एक शीत ऋतु यानी सर्दियों की ऋतु, और एक बारिश या वर्षा की ऋतु। अब एक सुहावना मौसम होता है वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच में, जिसको कहा जाता है ऑटम सीजन, या इसको हिंदी वर्डिंग दिया जाता है शरद ऋतु के रूप में। तो एक तो जो ऋतु वर्गीकरण है, ये जलवायु वर्गीकरण के बाद वाला टॉपिक है अपना इसी चैप्टर के अंदर कंटिन्यू। तो इसमें एक तो वर्डिंग लिखना है, मुख्यतः 4 भागों में किया गया है। जलवायु ऋतु वर्गीकरण मुख्यतः 4 भागों में किया गया है। अब ये जो 4 भाग है वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो 4 भागों में एक तो है आपका ये वाला पार्ट ग्रीष्म ऋतु वाला, एक वर्षा ऋतु का पार्ट, एक शरद ऋतु और एक शीत ऋतु का पार्ट। एक तो इनका सबका अपना टाइम स्केल है। टाइम स्केल का मीनिंग सबका अपना एक निश्चित समय होता है हर एक ऋतु का। तो इनका जो टाइम है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स को ध्यान होता है, क्योंकि हम किसी मंगल ग्रह पे या दूसरे ग्रह से नहीं आते, पृथ्वी पे रहते हैं और हमें पता है कि हमारे आसपास की जो ऋतुएं हैं वो किस टाइम कौन सा सीज़न चेंज हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो अपने दिमाग में आता है कि मार्च से लेकर और जून के आसपास का टाइम है जिस समय ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव अधिक होता है। तो इसमें जो टाइम स्केल लिया जाता है, समय का जो स्केल लिया जाता है वो लिया जाता है मार्च से जून तक का। और जून के लास्ट में हमारे यहाँ मानसून की एंट्री हो जाती है, जून से लेकर और सितंबर के लास्ट तक। और सितंबर के लास्ट में यहाँ से मानसून चला जाता है। सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर वाला जो महीना है, ये राजस्थान में सुहावना मौसम वाला जो मौसम माना जाता है, अक्टूबर नवंबर, जिस समय तापमान में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, यानी दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो तापांतर इस समय न्यूनतम होता है अक्टूबर और नवंबर। दिन और रात दोनों ही मौसम सुहावने होते हैं। अधिकांशतः शादियों का जो आयोजन होता है वो इस मौसम वाला पार्ट, जिसमें अक्टूबर नवंबर में आयोजित होती हैं। फिर आता है आपका शीत ऋतु वाला पार्ट, जो कि दिसंबर, मुख्यतः मध्य दिसंबर से स्टार्ट होती हैं और फरवरी या मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक तक आपके सर्दियों का प्रभाव रहता है। फिर आधे मार्च के बाद में मुख्यतः आपके गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से फिर मार्च के बाद में वापस ये रिपीट हो जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु। तो एक तो हर एक ऋतु का जो टाइम स्केल है ये आपको पता होना चाहिए। पता होने चाहिए का मीनिंग है जनरली आपको पता है, ध्यान है, आपको एग्जाम में आएगा तो आप तो इन चीज़ों को आप रटें नहीं, अपने दैनिक जीवन से इन चीज़ों को जोड़ के रखें। अब जो ग्रीष्म ऋतु है इसके प्रमुख जो इंसिडेंट या इस समय जो किस तरीके की घटनाएँ हैं वो इस समय होती हैं, किस समय की मौसमी घटनाएं अपने को देखने को मिलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। तो इस समय एक तो प्रभाव रहता है गर्म हवाओं का, लू का, एक धूल भरी हवाओं का जिसको अपन कहते हैं आंधी, एक रहता है बबूल्या। इसके बाद में जो वर्षा ऋतु वाला पार्ट है, वर्षा ऋतु वाले पार्ट में रहता है मुख्यतः अपने मानसून। शरद ऋतु वाला जो पार्ट है इसमें मानसून का निवर्तन यानी मानसून का लौटना। और एक जो महीना होता है अक्टूबर का महीना, जिसमें टेम्परेचर अपने अचानक बढ़ जाता है।
जिसको कहा जाता है अक्टूबर हीट। और एक शीत ऋतु वाला जिस समय हमारे बारिश होती है जिसको हम नाम देते हैं मावट, और एक ठंडी हवाएं अपने चलती हैं जिनको कहा जाता है शीतलहर। तो हर मौसम की अपनी एक निश्चित घटना होती है जिनको हम देखेंगे वन बाय वन। अब जैसे स्टार्टिंग करेंगे अपन ग्रीष्म ऋतु में, इनकी जो घटनाएं लू आंधी बबूला, इनका आने का कारण क्या है और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इन घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित होता है। फिर देखेंगे वर्षा ऋतु या मानसून वाला, जिस समय मानसून का हमारा आगमन किस तरीके से होता है, इसका प्रभाव राजस्थान में कितने दिनों तक रहता है, कौन से क्षेत्र अधिक प्रभावित होते हैं, कौन से क्षेत्र कम प्रभावित होते हैं। इसके बाद में शरद ऋतु की दोनों जो घटनाएं उनका मीनिंग क्या है, और लास्ट में हमारा जो शीत ऋतु में मावट और शीत लहरों का जो इफेक्ट है वो राजस्थान में किस तरीके से होता है, प्रभाव किस तरीके से होता है, ये देखेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग करेंगे अपन पहले ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन इसमें जो ग्रीष्म ऋतु वाला पार्ट है उसके अंदर जो घटना है उसमें से फर्स्ट रखेंगे लू को। एक तो लू का मीनिंग क्या है और एक इसके चलने का कारण क्या है, यानी लू का अर्थ क्या लिया जाता है और एक उसके पीछे कारण किस चीज़ को माना जाता है। दोनों चीज़ों को कवर करेंगे और इनका इफेक्ट राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। तो सामान्यतः जो लू का मीनिंग लिया गया है, राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है, जो डेजर्ट वाला हिस्सा है, उन क्षेत्रों से हवाएं गर्म होकर पूर्व की ओर चलती हैं सामान्यतः। तो ये जो गर्म हवाएं होती हैं जिनमें आर्द्रता और नमी नहीं पाई जाती, तो इन्हीं हवाओं को हमारे लू कहा जाता है। तो इस कंडीशन के साथ लिखा जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु की गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू चलने के पीछे सामान्यतः कारण क्या होता है। तो दो तो इसमें जो कंडीशन है इनको याद रखिए कि गर्म और शुष्क हवाओं के रूप में होती है। इनकी चलने की जो मेन कंडीशन है वो है कि सामान्यतः गर्मियों के अंदर जो सूर्य का तापमान है, उस सूर्य के तापमान के कारण जो हवाएं होती हैं वो हवाएं गर्म होकर फैलना स्टार्ट कर देती हैं, जिसको कहा जाता है एडवेक्शन या हवाओं का अभिवहन। एक तो हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं जिसको कहा जाता है सवन, और एक गर्म होकर फैलना शुरू कर देती है जिसको कहा जाता है अभिवहन। तो जो लू के चलने की प्रक्रिया होती है वो अभिवहनीय प्रक्रिया के कारण चलती है। हवाओं के गर्म होकर फैलने की प्रक्रिया यानी अभिवहन के कारण। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लू का चलने का कारण कौन सा है, तो आंसर रहेगा आपका अभिवहन या एडवेक्शन। एडवेक्शन का मीनिंग होता है हवाओं का गर्म होकर क्षैतिज रूप में फैलना, यानी इसके लिए क्षैतिज वर्ड भी यूज हो सकता है। और एक होता है हवाओं का गर्म होकर लंबवत ऊपर की ओर उठना। तो लंबवत ऊपर की ओर उठना जिसको अपन कहते हैं सवन, या जो कन्वेंशन करंट के रूप में होती हैं, और ये क्षैतिज रूप में फैल रही है, इस कारण इसको कहा जाता है एडवेक्शन करंट यानी अभिवहनीय। और इनका प्रभाव राजस्थान में मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में अधिक होता है। और पश्चिमी राजस्थान में भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे आपका नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर रहेगा बाड़मेर। बाड़मेर में लू का प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट इसमें इंडिकेट करना हो तो जस्ट इसी के नीचे नोट या विशेष में लिख सकते हैं राजस्थान में सर्वाधिक लू का प्रभाव सर्वाधिक बाड़मेर। अगर एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखा जाए तो सामान्यतः औसत इसी डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है। बाकी एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजस्थान का पश्चिमी भाग है लू से सर्वाधिक प्रभावित होता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, वहाँ टेम्परेचर
अधिक फील होगा, क्योंकि स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म होते हैं। इसी के बाद ग्रीष्म ऋतु की जो दूसरी घटना है लू के बाद, वो ली जाती है आंधी। आंधी में भी एक सामान्यतः आंधी का जो मीनिंग है वो क्या है, आंधी क्या है, इसका कारण क्या है, और बाद में इसका जो प्रभावी क्षेत्र है, इन तीनों चीज़ों को इसमें कवर करेंगे अपन। तो आंधी क्या होती है सामान्यतः, ये तो सभी को पता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी हवाएं आती हैं, इन हवाओं में सामान्यतः नमी भी मौजूद होती है, जबकि लू में नमी मौजूद नहीं होती। अगर लू में नमी मौजूद होती तो लू के द्वारा बारिश होना पॉसिबल था, जबकि आंधियाँ जब कई बार आती हैं तो आंधियों के साथ बारिश की हल्की बौछार आ जाती है, क्योंकि उनके साथ नमी मौजूद होती है। तो धूल भरी आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहा जाता है। कंडीशन तो आपको लगानी पड़ेगी ऋतु वाली। तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी एवं आर्द्र हवाओं को आंधी कहा जाता है। तो इसमें दो कंडीशन अपने सामने हैं, एक तो धूल भरी और एक दूसरी आर्द्र हवाएं। अब इन हवाओं का चलने का कारण क्या है, तो कारण सामान्यतः अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, यह आंधियों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। और इसमें भी उत्तरी राजस्थान सर्वाधिक, जिसमें आपका गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, ये वाले जो पार्ट हैं, इन क्षेत्रों में आंधियाँ राजस्थान में सर्वाधिक मानी जाती हैं। जिसमें बीकानेर की ओर राजस्थान में, बीकानेर और गंगानगर वाला जो पार्ट है, इसमें राजस्थान में जो आंधी हैं, इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा माना जाता है। जिसमें अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में लिया जाए तो राजस्थान में औसतन आंधियाँ सर्वाधिक गंगानगर में चलती हैं। तो इस वाले पार्ट के अंदर आंधियों का जो चलने का मुख्य कारण जो माना गया है, वो माना गया है जैसे ग्रीष्म ऋतु में हवाएं गर्म होकर, जो सामान्यतः हवा है वो गर्म होकर किसी स्थान विशेष पे हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है। और जब गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है, यानी तापमान अधिक है वहाँ पर और वायुदाब उस क्षेत्र में क्या हो चुका है, कम। तो किसी स्थान विशेष पर तापमान अधिक होने के कारण और उस एरिया में वायुदाब कम होने के कारण दूसरे स्थानों से वहाँ से हवाएं आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण वो हवाएं अपने साथ धूल को भी लेकर आती हैं और आर्द्रता को भी लेकर आती हैं। तो उन्हीं धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाओं को अपन नाम क्या देते हैं, आंधी। और ये जो तापमान उच्च होने के कारण वायुदाब कम क्यों हुआ है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी, और गर्म होकर ऊपर उठने को कहा जाता है सवैनीय घटना, यानी लंबवत रूप से हवाओं का ऊपर की ओर उठना, और जिससे निम्न वायुदाब की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण आंधियों का चलना पॉसिबल है। तो कारण में लिखेंगे उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि हवाएं गर्म होकर सवैनीय रूप में ऊपर की ओर उठ जाती हैं। गर्म होकर सवैनीय रूप में ऊपर की ओर उठ जाती हैं। अब सवैनीय रूप में ऊपर की ओर उठने का मीनिंग है ये लंबवत रूप से ऊपर की ओर उठती हैं। तो ये वर्डिंग जो है सवैनीय रूप, यानी लंबवत रूप में ऊपर की ओर उठना, ये आंधियों के आने का कारण माना जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आंधियों के पीछे कारण क्या है। तो सामान्यतः पश्चिमी राजस्थान में हवाओं का गर्म होकर सवैनीय रूप में ऊपर की ओर उठना आंधी आने के पीछे कारण है, जबकि हवाओं का गर्म होकर अभिवैनीय रूप में फैलना या क्षैतिज रूप में फैलना लू का कारण माना जाता है। तो दो रीज़न देखें हवाओं का, एक तो ऊपर की ओर उठना आंधियों के पीछे कारण है,
और एक हवाओं का गर्म होकर क्षैतिज रूप में फैलना, ये लू के पीछे रीजन माना जाता है। लू का जो इफेक्ट है वो बाड़मेर में था, जबकि आंधियों का सर्वाधिक जो इफेक्ट है गंगानगर में होता है या उत्तरी राजस्थान में सर्वाधिक होता है। तो प्रभावित क्षेत्र सर्वाधिक श्री गंगानगर। गर्मियों के महीने में लगभग 27 डेज यहाँ आंधियों का इफेक्ट रहता है, औसतन 27 दिन तक। औसतन अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई साल हो सकता है आंधी 20 दिन ही आए और कई बार हो सकता है आंधियाँ 35 दिन तक भी चलें। तो एक एवरेज बताया गया, लगभग 27 दिनों तक गंगानगर की ओर आंधियों का इफेक्ट रहता है। इसी के बाद ग्रीष्म ऋतु की जो अन्य जो लास्ट घटना जो बची है, जिसको नाम दिया जाता है बबूल्या। बबूल्या का मीनिंग क्या होता है, बबूल्या क्या है, इसके आने का कारण क्या है? तो सामान्यतः बबूल्या अपन जो ग्रीष्म ऋतु में इस प्रकार के जो धूल के बवंडर देखते हैं, धूल का एक प्रकार का चक्रवात होता है। तो इसमें धूल तो होती है, लेकिन वो धूल किस रूप में चलती है, चक्रवातीय रूप में। चक्रवात का मीनिंग होता है बाहर से अंदर की ओर हवाओं का आना। तो कंडीशन तय है, ग्रीष्म ऋतु में है धूल भरी और चक्रवातीय हवाएं, और धूल भरी और आर्द्र हवाएं होती हैं, तब इसका मीनिंग आंधी। और धूल भरी और चक्रवातीय हवाएं हैं, आर्द्रता की जगह चक्रवातीय शब्द यूज होगा। तो चक्रवातीय रूप में चलने वाला जो ये बवंडर होता है, इसको कहा जाता है बबूल्या, भूतल्या। कई तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ये हवा का जो बवंडर आता है तो इसको कहते हैं कि भूत आ गया, तो भूत से भी इसको जोड़ते हैं। तो भूत वूत कुछ नहीं है, ये एयर प्रेशर और टेम्परेचर में फ़र्क आने के कारण इस प्रकार के बवंडर उत्पन्न होते हैं। तो बबूल्या का मीनिंग होता है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी एवं चक्रवातीय हवाएं। तो इस वर्डिंग को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि धूल भरी तो हवा आंधियां भी होती हैं, धूल भरी एवं चक्रवातीय हवाएं बबूल्या कहलाती हैं। अब इस बबूल्या के पीछे कारण किसको माना जाता है? कारण माना जाता है किसी स्थान विशेष के ऊपर, सामान्यतः किसी स्थान विशेष के केंद्र में तापमान का उच्च हो जाना और वायुदाब का कम हो जाना। एपी का मीनिंग है एयर प्रेशर। जबकि उसके बाहर पास वाले क्षेत्र में, उसके बाहर वाले क्षेत्र में तापमान थोड़ा कम होना और वायुदाब का थोड़ा ज़्यादा होना। तो वायुदाब थोड़ा ज़्यादा होगा तो हवा बाहर से और अंदर की ओर आएगी, क्योंकि अंदर की ओर वायुदाब का या जो एयर प्रेशर है उसका इफेक्ट कम है, क्योंकि वहाँ तापमान का अधिक है। ताप और वायुदाब हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसका मीनिंग होगा किसी स्थान विशेष पर या किसी स्थान विशेष के केंद्र में तापमान उच्च और वायुदाब का कम होना, जबकि इसके परिधि या बाहरी क्षेत्र, परिधि का मीनिंग होता है बाह्य क्षेत्र, पर तापमान का कम और वायुदाब का अधिक होना। तो वायु हमेशा चलेगी उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर, यानी बाहर से और केंद्र की ओर, और केंद्र की ओर आती है। उसी घटना को अपन क्या कहते हैं? चक्रवातीय घटना। तो इसके चलने का कारण है किसी स्थान विशेष पर या किसी स्थान विशेष के केंद्र में तापमान उच्च होना एवं वायुदाब कम होना, जबकि उसके परिधि क्षेत्र में परिधि यानी बाहरी क्षेत्र में परिधि क्षेत्र में विपरीत स्थिति का होना।
विपरीत स्थिति का मीनिंग अगर केंद्र में ताप अधिक है तो बाहर की ओर ताप कम होगा, केंद्र में ताप अधिक है तो ये तय है वायुदाब कम है, और बाहर की ओर ताप कम है इसका मीनिंग वायुदाब अधिक है। तो ये इस स्थिति का पाए जाने के कारण हवाएं मुख्यतः बाहर से अंदर की ओर आना स्टार्ट कर देती हैं, जिनको हम कहते हैं चक्रवाती है। और ये बाहर के से अंदर की ओर आते टाइम ये हवाएं धूल को भी अपने साथ उड़ाती हैं, इस कारण वो धूल का बवंडर जो चक्रवाती रूप में दिखाई देता है उसी को अपन क्या कहते हैं, बबूल्या। और बबूल्या का इफेक्ट राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलता है, बीकानेर। तो इनका प्रभाव राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर में होता है, यानी वही है डेजर्ट एरिया उत्तरी पश्चिमी। तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की जो घटनाएं वो मुख्यतः राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भाग को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उसमें चाहे लू हो, चाहे आंधी हो, चाहे बबूल्या हो। और ग्रीष्म ऋतु का मुख्यतः जो सबसे गर्म महीना माना गया है वो कौन सा है, अगर इन कुछ एक पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु में जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है उसके अंदर अपन लिखेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में एक तो देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, जिले के अकॉर्डिंग पूछा गया है या स्थान के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो जिले के अकॉर्डिंग पूछा गया है तब तो आंसर रहना है आपका चूरू, क्योंकि चूरू का औसत तापमान अधिक लिया गया है। और स्थान विशेष के अकॉर्डिंग पूछा गया है तब आंसर रहेगा आपका फलोदी पार्ट ऑफ जोधपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान किस जिले में है, तो सर्वाधिक तापमान वाला स्थान फलोदी किस जिले में है, जोधपुर। तब आंसर रहेगा जोधपुर, क्योंकि स्थान की लोकेशन पूछी है। जबकि अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तब डिस्ट्रिक्ट का आंसर क्या रहेगा, चूरू। इसी के आगे अगर कंटिन्यू करें तो इन्हीं विशेषता में, अन्य महत्वपूर्ण विशेषता में पॉइंट नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु में तापांतर सर्वाधिक, यानी ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां तापांतर सर्वाधिक होता है। तो सामान्यतः जो तापांतर लिया जाता है ये ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग नहीं लेकर, इसमें इस वर्डिंग को अपन हटा देते हैं। तो तापांतर राजस्थान में 2 आधार पे लिया जाता है। तापांतर का मीनिंग ये होता है किसी दिन का उच्चतम तापमान और उसी दिन का जो न्यूनतम तापमान है वो होता है आपका दैनिक तापांतर। अगर इसी को आप एक महीने के अकॉर्डिंग देखें तो एक महीने में सबसे उच्च तापमान और एक महीने में सबसे नीचा तापमान, तो वो कहेंगे मासिक तापांतर। और अगर वर्ष में देखा जाए तो साल का सबसे गर्म दिन और एक साल का सबसे ठंडा दिन, उनके बीच का जो तापमान का अंतर होगा उसको कहेंगे वार्षिक तापांतर। तो राजस्थान के अंदर जो दैनिक तापांतर होते हैं वो सर्वाधिक होते हैं जैसलमेर के, जबकि वार्षिक जो तापांतर होता है वो सर्वाधिक होता है चूरू का, क्योंकि चूरू राजस्थान का वो जिला है जो गर्मियों में सबसे गर्म और सर्दियों में सबसे ठंडा होता है। इसका मीनिंग गर्मियाँ और सर्दियाँ एक दिन में तो नहीं हो सकती, ये अलग अलग मौसम में होती हैं। तो तय है चूरू एक दिन में गर्म और एक दिन में इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन जैसलमेर एरिया जो डेजर्ट एरिया होता है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इस कारण उसके दैनिक तापांतर अधिक होते हैं, जबकि चूरू का वार्षिक तापांतर अधिक होता है। तो तापांतर सर्वाधिक दैनिक आधार पर अगर देखा जाए तब तो आंसर रखा जाएगा जैसलमेर को। जबकि तापांतर सर्वाधिक वार्षिक आधार पर रखा जाए तो वार्षिक में रखा जाएगा आपका चूरू को। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार कि राजस्थान में जो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक कहाँ का है, जैसलमेर का, और वार्षिक तापांतर है सर्वाधिक कहाँ का, वार्षिक तापांतर यानी साल का सबसे गर्म दिन और साल का सबसे ठंडा दिन। और अगर इसमें पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो गर्म माह है वो किस महीने को माना जाता है, तो जिस महीने में अपने मॉनसून आना स्टार्ट हो जाता है, यानी उस महीने में हमारे तापमान उच्चतम स्तर पे पहुंच जाता है और वायुदाब सबसे लोअर लेवल पे आ जाता है, वायुदाब सबसे कम हो जाता है। तो हवाओं का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, तो दूसरे स्थान से हवाएं आना स्टार्ट करती हैं समुद्र की ओर से, इस कारण वो नमी और आर्द्रता और मानसून लेकर हमारे यहाँ पहुँचती हैं।
तो इसी के अंदर ग्रीष्म ऋतु वाले पार्ट में ही पॉइंट नंबर 3 अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म माह है, तो सर्वाधिक गर्म माह माना जाता है जून। और राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का जो इफेक्ट है वो सर्वाधिक रहता है राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। उत्तरी पश्चिमी भाग क्यों? क्योंकि उसी भाग में आते हैं अपने चूरू जोधपुर वाला हिस्सा। जबकि ग्रीष्म ऋतु का जो प्रभाव है राजस्थान के किस भाग में कम रहता है? तो ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहता है राजस्थान के मुख्यतः दक्षिणी भाग की ओर, क्योंकि दक्षिणी भाग में अरावली स्थित होने के कारण और पर्वतीय भाग स्थित होने के कारण जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है? कम होता है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र तल या सतह से ऊंचाई, तो जितनी अधिक ऊंचाई पर होगी तापमान उतना ही कम होगा। जबकि मैदानी भाग और मरुस्थलीय भाग नीचे होने के कारण उनका तापमान सामान्यतः अधिक होता है, क्योंकि हाइट अगर कम है तो ताप उच्च होगा। ताप और ऊंचाई का विपरीत प्रभाव होता है या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तापमान और ऊंचाई। इसके बाद में जो दूसरी ऋतु है नेक्स्ट ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु का पार्ट। और वर्षा ऋतु के अंदर आपका जो प्रमुख शब्द या जो वर्डिंग है ये लिया जाता है मानसून को। इस मानसून शब्द में कई चीजें हैं जिनका मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। एक तो मानसून का जो मूल शब्द है, मौलिक शब्द है, वो क्या है, ये किस भाषा से लिया गया है, इस मानसून शब्द के जनक कौन हैं, और एक इसका मीनिंग और अर्थ क्या लिया जाता है। तो मानसून वर्डिंग है, मूल शब्द मौसम से निकला हुआ है, इसका मौलिक शब्द है मौसम शब्द। भाषा इसकी ली गई है अरबी भाषा से शब्द लिया गया है। इसके जनक हैं अल मसूदी। अर्थ इसका लिया जाता है सामान्यतः मानसून आने के बाद हमारी मौसमी हवाएं परिवर्तित होती हैं, जिनके डायरेक्शन होती है जल से स्थल की ओर, क्योंकि ये जल से नमी को लेकर आती हैं। तो इसका मीनिंग लिया जाता है ऋतु में परिवर्तन होना। इस शब्द से भी लिया जाता है क्योंकि मानसून होता है उस समय भी हमारी ग्रीष्म ऋतु ही रहती है। लेकिन अब इस वाले वर्षा ऋतु वाले पार्ट में सामान्यतः गर्मी का प्रभाव धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। इस आधार पे हम इसको कहते हैं मानसून शब्द का मीनिंग हम लेते हैं ऋतु में परिवर्तन होना। यानी किस प्रकार की ऋतु में परिवर्तन होना कि गर्मी की ऋतु तो है लेकिन उसमें तापमान अब धीरे धीरे सामान्यतः कम होने लग जाएगा बारिश के बाद। इस कारण इसका मीनिंग ऋतु में परिवर्तन से भी लिया जाता है और एक दूसरा हवाओं की डायरेक्शन से भी लिया जाता है। तो एक मीनिंग तो है इसका ऋतु में परिवर्तन और दूसरा मीनिंग है मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना। मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना जो जल से स्थल की ओर होता है। तो मौसमी हवाओं के जो डायरेक्शन हो सामान्यतः किस ओर से किस ओर होगी, वो सामान्यतः जल से और स्थल की ओर होगी। यानी इस जलीय भाग से और इस साइड में जैसे ही हवाएं आना स्टार्ट करती हैं यानी अरब सागर से और स्थलीय भाग की ओर, और इससे पहले जो हवाएं थी वो सामान्यतः स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर प्रवाहित होती हैं और मानसून आने के बाद में कंटिन्यू जल से और स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। इसी कारण इसका दूसरा मीनिंग है मौसमी हवाओं की दिशा से भी जोड़ा गया है। वैसे एग्जाम में ये जो वर्डिंग लिखा हुआ है ज़्यादा आता है एग्जाम में, ऋतु में परिवर्तन वाला शब्द। अब दूसरा जो पॉइंट इसमें बचता है मानसून,
ये तो जनरली इस वर्डिंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया कि मानसून शब्द है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी ये मूल शब्द किस शब्द से उठाया गया है, किस भाषा का शब्द है, किस व्यक्ति ने यूज किया और इसका सामान्यतः मीनिंग अपन क्या लेते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान का जो मानसून है उसे भारतीय मानसून के अकॉर्डिंग क्या नाम रखा गया है, ये हमारे यहाँ किस दिन आता है, किस दिन ये वापस जाता है, इस मानसून का प्रभाव राजस्थान में कौन से स्थानों पर अधिक होता है, कौन से स्थानों पर कम होता है, मानसून की डायरेक्शन राजस्थान में किस तरीके से रहती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मानसून का प्रभाव राजस्थान में क्या रहता है। तो ये आगे कंटिन्यू मानसून वाले पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। मानसून वाले में एक तो रहेगा आपका नेम ऑफ मानसून या मानसून का नाम। तो मानसून का जो नाम है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया, जैसे भारत है उसके नीचे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के नीचे की जो व्यापारिक पवनें हैं ये उत्तरी गोलार्ध में आने के बाद फेरल के नियम के अनुसार अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दाईं ओर मुड़ने के बाद ये भारत में एंट्री करती हैं दक्षिण पश्चिम से और फिर ये उत्तर पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करती हैं। तो ये जो विंड्स होती हैं, इन विंड्स को अगर अपन डिवाइड करके देखें तो इन विंड्स की डायरेक्शन जो साउथ वेस्ट है, इन विंड्स के चलने की डायरेक्शन की जो शुरुआत होती है उस शुरुआत को मानसून का नाम दिया जाता है और आगे की ओर बढ़ती हैं उसको दिया जाता है कि मानसून की आगे की बढ़ने की दिशा। तो मानसून की जो पवने हैं उनकी शुरुआती जो डायरेक्शन है वो क्या है, दक्षिणी पश्चिमी। तो इस आधार पे हमारे मानसून को नाम उन्हीं हवाओं के स्टार्टिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और इनके आगे बढ़ने की अगर दिशा पूछी जाए तो आंसर होता है नॉर्थ और ईस्ट, यानी उत्तर और पूर्व। तो मानसून का नाम रखा गया है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चलने की स्टार्टिंग की जो दिशा है उसको लिया गया है, यानी इस पोर्शन को लिया गया है। तो इस मानसून को नाम दिया जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो पहला वर्डिंग जो अपना था मानसून से संबंधित नेम ऑफ मानसून, ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब नाम तो तय हो गया है, लेकिन नाम तय होने के बाद ये आता कब है और जाता कब है, यानी मानसून संबंधित जो तिथि हैं वो क्या है। तो इसी में आगे कंटिन्यू। मानसून की तिथि या डेट ऑफ मानसून। तो डेट ऑफ मानसून की जब बात होती है तो इसमें दो तरीके की तिथियां आती हैं। एक तो मानसून को लाने वाली यानी आगमन तिथि, अराइवल डेट, आगमन तिथि के साथ दूसरा पोर्शन होता है निवर्तन तिथि यानी डिपार्चर डेट। आगमन तिथि एक तो भारत की अगर देखें तो भारत की मानी जाती है 1 जून को, मुख्य भूमि के ऊपर है ये, क्योंकि जून से पहले भी भारत में मानसून आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर। तो 1 जून केरल मालाबार तट, केरल कह दीजिए या उसका तट है मालाबार, लेकिन यह आंसर अपना माना जाता है मुख्य भूमि के ऊपर। जबकि राजस्थान में जो मानसून है उसका तिथि देश के मानसून के लगभग 15 दिन बाद माना जाता था, 15 जून को। लेकिन अभी इस बार 2020 से मौसम विभाग के द्वारा इस तिथि को 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब वर्तमान में यह तिथि 15 जून नहीं होकर 25 जून रीडिंग की जाएगी अपने यहाँ। तो राजस्थान में जो मानसून है ये 25 जून को। और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जो कर्क रेखा वाले जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनको राजस्थान में मानसून का एंट्री पॉइंट माना जाता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसी को भी कई बुक्स में झालावाड़ लिखा जाता है। झालावाड़ अधिक वर्षा वाला जिला है, मानसून का प्रवेश द्वार उसको नहीं कहा जाता। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा और उसके पास वाला डूंगरपुर, ये मानसून के एंट्री गेट के रूप में देखे जाते हैं। फिर मानसून का जो निवर्तन तिथि है, निवर्तन का मीनिंग होता है लौटना। तो लौटने में एक तो भारत में 2 प्रकार की तिथि ली गई है, उत्तर भारत और एक दक्षिणी भारत या संपूर्ण भारत। तो उत्तर भारत में तो मानसून लौटना स्टार्ट कर देता है 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर के बाद यानी 1 अक्टूबर से, जबकि संपूर्ण भारत से मानसून लौटता है 31 अक्टूबर को।
और भारत का उत्तरी जो भाग है उसी में राजस्थान स्थित है, उत्तरी पश्चिमी भाग में। तो हमारे यहाँ भी मानसून ने सितंबर लास्ट में लौटना है, यानी 30 सितंबर को हमारी लास्ट डेट मानी गई है। तो राजस्थान के अकॉर्डिंग मानी गई है 30 सितंबर। तो मानसून का जो इफेक्ट है ये मुख्यतः अपने 25 जून से लेकर और 30 सितंबर तक रहता है, और इसमें भी हमारे जो औसत वर्षा के जो दिन हैं वो बहुत कम माने गए हैं। राजस्थान में औसत वर्षा के दिन हैं वो केवल 29 माने गए हैं, यानी लगभग 365 दिन में से हमारे 29 दिन तक वर्षा होती है, जिसकी एक निश्चित मात्रा भी हमारे यहाँ ली गई है। तो वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो मानसून की जो तिथि है उस तिथि से अपने एक बात सामने निकल कर आती है कि देश में मानसून 1 जून को आ जाता है, जबकि राजस्थान में 25 दिन बाद पहुंचा। देश में संपूर्ण भारत से मानसून 31 अक्टूबर को जाता है, जबकि अपने यहाँ से 30 सितंबर को चला गया। इसका मीनिंग राजस्थान में मानसून लेट अराइवल होता है, देरी से पहुँचता है, और अर्ली डिपार्चर होता है, यानी जल्दी निकलता है। तो राजस्थान में मानसून का आने की जो इसकी प्रक्रिया है, या यूँ कह सकते हैं इसकी जो प्रकृति है, वह है देरी से आना और समय से पहले लौट जाना। तो ये आप नीचे नोट में एक लाइन के रूप में लिख सकते हो, राजस्थान में मानसून की प्रकृति देरी से आना और समय से पहले लौट जाना। इसे मैं ऊपर भी इंडिकेट कर सकते हो आप। राजस्थान के मानसून की प्रकृति मानसून की प्रकृति है देरी से आना और समय से पहले वापस चले जाना है या लौट जाना। इसके बाद ब्रांचेज ऑफ मानसून या मानसून की शाखाएं। तो मानसून की कौन कौन सी शाखाएं हैं जो राजस्थान को प्रभावित करती हैं? तो मुख्यतः जो मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसको जहाँ से वो स्टार्ट होता है भारत में जिन पोर्शन में से, उसके अकॉर्डिंग उसको 2 भागों में बांटा जाता है। भारत के दोनों और 2 जलीय क्षेत्र हैं, एक अरब सागरीय भाग और एक आता है बंगाल की खाड़ी वाला पार्ट। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मानसूनी शाखाएं हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, उनको उन्हीं जलीय भागों के आधार पर नाम दिया गया है, अरब सागरीय मानसून और एक दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो मानसून की शाखाओं के रूप में अगर हम देखें तो एक तो अपना जो मुख्य मानसून है, मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अगर ब्रांचेज अगर देखे जाएं, अगर शाखाएं देखी जाएं, शाखाएं एक तो रहेंगी अरब सागरीय शाखा, और अगर दूसरा पार्ट देखा जाए तो वो रहेगा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागर से कौन कौन सी शाखाएं उठती हैं और बंगाली की खाड़ी की ओर से कौन कौन सी शाखाएं उठती हैं, अगर इनको हम देखें तो अरब सागरीय जो शाखाएं इसके 3 भाग होते हैं, और बंगाली की खाड़ी की जो शाखा है इसको पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। अरब सागरीय शाखा के 3 भाग कौन से हैं? जैसे भारत में अरब सागर की ओर से उठने वाली जो पहली शाखा है ये पश्चिमी घाट पे टकराती है, तो पश्चिमी घाट पे टकराती है तो उस शाखा को नाम दिया जाएगा पश्चिमी घाट की शाखा। दूसरी शाखा है जो विंध्याचल और सतपुड़ा से होते हुए और झारखंड के छोटा नागपुर पठार पे वर्षा करवाती है। नागपुर है महाराष्ट्र में और छोटा नागपुर है झारखंड में, तो छोटा नागपुर में वर्षा करवाती है तो इसको छोटा नागपुर की शाखा। तीसरा पार्ट जो कच्छ की खाड़ी से उठकर राजस्थान के अरावली के समानांतर होते हुए और बारिश करवाता है हिमाचल में, इससे पहले वाला करवाता है छोटा नागपुर में, इससे पहला वाला पश्चिमी घाट
मीनिंग ये हुआ अरब सागर में जहाँ जहाँ बारिश पहुँचती है उन्हीं के अकॉर्डिंग नाम दिया गया इनको। पश्चिमी घाट में होती है पहली, तो पहली शाखा पश्चिमी घाट। दूसरी झारखंड छोटा नागपुर के पास पहुँचती है तो छोटा नागपुर ब्रांच। तीसरी पहुँचती है हिमाचल तो उसका नाम है हिमाचल ब्रांच। हिमाचल वाली जो शाखा ये राजस्थान से संबंधित मानी जाती है, तो इसका मीनिंग है इसके नीचे अपन लिखेंगे राजस्थान। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए फैक्ट के रूप में कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर से राजस्थान आने वाली शाखा कौन सी है, तो राजस्थान वाली वो है जो हिमाचल जाती है। अब ये राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं करवा पाती क्योंकि अरावली इसके समानांतर होती है, अरावली इसके पैरेलल होती है। तो पर्वतमालाएं जब तक अवरोध के रूप में मानसून को नहीं रोकेंगे, अवरोध के रूप में, तब तक वर्षा नहीं होगी। पैरेलल या समानांतर होने के कारण ये सीधी हिमाचल पहुंच जाती है। इसी आधार पर इसको नाम दिया गया है हिमाचल की ब्रांच। दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये मुख्य एक तो पूर्वी हिमालय में जाकर बारिश करवाती है और दूसरी उत्तरी विशाल मैदान की ओर। तो एक तो उत्तरी विशाल मैदान की ओर जो मुड़ी है उसको नाम देंगे उत्तरी विशाल मैदान की शाखा, और एक जो सीधी पूर्वी हिमालय में जा रही है उसको नाम देंगे पूर्वी हिमालय की शाखा। तो इसमें भी जहां पहुंच रही है उसी के अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं। पूर्वी हिमालय शाखा, और पूर्वी हिमालय शाखा का संबंध राजस्थान से नहीं है क्योंकि राजस्थान पूर्वी हिमालय की ओर नहीं है, ये तो इस साइड में आता है, हिमालय राजस्थान में है भी नहीं, और ये भारत के पश्चिम की ओर है, यानी उत्तरी विशाल मैदान वाले भाग के नज़दीक है। तो दूसरी जो ब्रांच है उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान की शाखा, और उत्तरी विशाल मैदान की जो शाखा होती है ये राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसको प्रभावित करती है। तो बंगाल की खाड़ी की ओर से उत्तरी विशाल मैदान की शाखा ऐसी है जो राजस्थान पहुंचती है। तो इस शाखा का संबंध अपन राजस्थान से बताएंगे, तो इसमें आगे या इसके नीचे लिख सकते हो राजस्थान। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बंगाल की खाड़ी की ओर से कौन सी शाखा राजस्थान से संबंधित है, तो उत्तरी विशाल मैदान वाली, और अरब सागर की ओर से पूछा जाए तो आंसर रहता है आपका इसी में हिमाचल वाला। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, और अभी जो शाखाओं के बारे में लिखा है इससे संबंधित कुछ विशेष पॉइंट अपने को बताने हैं। एक तो विशेष पॉइंट आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे पहले मानसून कौन सी ब्रांच लेकर आती है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के अरब सागर वाला हिस्सा नज़दीक है क्योंकि राजस्थान इसी पोर्शन में है, इस वाले पार्ट में, या बंगाल की खाड़ी वाला पार्ट राजस्थान के नज़दीक है। तो अपने को दिखाई दे रहा है कि अरब सागर वाला पार्ट राजस्थान के नज़दीक है। तो राजस्थान में अरब सागरीय मानसूनी शाखा सबसे पहले पहुंचती है लेकिन अधिक वर्षा नहीं करवा पाती, तो उसका कारण माना जाता है अरावली का उसके राजस्थान में सबसे पहले पहुंचने वाली मानसूनी शाखा जिसके द्वारा राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं होती। यानी 2 पॉइंट्स को कवर कर रहा है। एक तो राजस्थान में पहले भी पहुंचे लेकिन अधिक वर्षा भी नहीं करवा पाए, तो इस शाखा के रूप में आंसर रहता है आपका अरब सागरीय शाखा। और अरब सागरीय शाखा का भी कौन सा भाग राजस्थान में आता है, तो आंसर रहेगा हिमाचल की शाखा। अरब सागर तो मुख्य शाखा हो गई, उसका कौन सा सब पार्ट है या उसकी कौन सी सब ब्रांच है, हिमाचल ब्रांच। अब ये राजस्थान में अधिक वर्षा क्यों नहीं करवा पाती, तो उसका जो कारण है वो अपने को अब बताना है कि अरब सागर या हिमाचल की शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं होती क्योंकि अरावली इसके समानांतर स्थित है। इस शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं होने का कारण राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं होने का कारण
अरावली का हिमाचल शाखा के समानांतर होना माना जाता है। तो एग्जाम में अगर ये आपके रीजन और कॉज वाले में पूछ लिया जाए, यानी कथन और कारण स्टेटमेंट और कॉज वाले में अगर ये क्वेश्चन आपके आते हैं, तो राजस्थान में अरब सागरीय शाखा से अधिक वर्षा नहीं होती, इस स्टेटमेंट को अपने को सही मानना है। और क्यों नहीं होती उसके पीछे कारण अपने को मानना है कि जो अरावली है उसका हिमाचल ब्रांच के पैरेलल या समानांतर होना, यानी ये इसके पीछे रीजन होगा। इसके बाद में इसका मीनिंग है राजस्थान में जो अधिक वर्षा आती है ये बंगाल की खाड़ी की ओर से आती है, और बंगाली खाड़ी की ओर से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो राजस्थान के पूर्व की ओर से आती हैं। इस कारण इन मानसूनी हवाओं को नाम दिया जाता है पूर्वाई। पूर्वाई यानी पूर्व की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं, पूर्व की ओर से कहाँ से? बंगाल की खाड़ी की ओर से। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट नोट या विशेष में फर्स्ट पॉइंट किया अपन ने, कम वर्षा आने वाली शाखा के बारे में, या जल्दी आने वाली, पहले तो आती है लेकिन वर्षा कम लाने वाली शाखा के बारे में अरब सागरीय। अब अधिक वर्षा लाने वाली शाखा के बारे में देखेंगे, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा या उत्तर विशाल मैदान की शाखा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा उत्तर विशाल मैदान की शाखा से होती है। उत्तर विशाल मैदान शाखा का मीनिंग होता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब इस शाखा से जो हवाएं आती हैं उन हवाओं को नाम दिया जाता है पूर्वाई। तो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन अप्लाई कर सकता है कि पूर्वाई क्या है। पूर्वाई यानी जो पूर्व से आई, कौन आई? जो बंगाली खाड़ी की ओर से जो मानसूनी हवाएं हैं वो। तो सामान्यतः अपन ये मानते हैं राजस्थान है, और इस साइड में बंगाली खाड़ी की ओर से आने वाली ये जो हवाएं, इनको कहा जाता है पूर्वाई। बंगाल की खाड़ी की ओर से राजस्थान में पहुंचने वाली पूर्वी हवाओं को पूर्वाई कहा जाता है। अब जैसे ही पूर्वाई आती है तो राजस्थान के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है, जैसे मैदानी भाग और हाड़ौती क्षेत्र में, जिनसे राजस्थान के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है। तो एक पूर्वाई शब्द है, ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग है। तो राजस्थान से संबंधित जो मानसून की शाखाएं थी वो अपन ने देख ली। अरब सागर से तो जुड़ी हुई है हमारी हिमाचल वाली ब्रांच, और बंगाल की खाड़ी के जो दो भाग थे उसमें जुड़ी हुई है उत्तर विशाल मैदान वाली शाखा। यानी जो दो प्रमुख शाखाएं हैं उनके एक के 3 गौण भाग हैं, सब डिवीज़न हैं, और एक के 2 गौण भाग हैं, यानी उनके टोटल कितने उप विभाग हैं? 5। लेकिन आपको तो मुख्यतः 2 ही याद रखने हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर वाली में देख लिया कि बारिश पहले तो ले आती है लेकिन अधिक नहीं करवा पाती, अरावली का समानांतर होना। दूसरी हमारे यहाँ बाद में आती है लेकिन वर्षा अच्छी लेकर आती है, किसके कारण? पूर्वाई के कारण। पूर्व की ओर से नमी और आर्द्रता युक्त हवाएं आती हैं जो राजस्थान में जुलाई में पहुंचती हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो महीना है वो जुलाई को माना गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मानसून की जो दिशा संबंधी क्वेश्चन है वो। मानसून का प्रभाव के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन इसको।
मानसून का प्रभाव, प्रभाव किसके ऊपर है? एरिया या क्षेत्र के ऊपर। इसके बाद डायरेक्शन पे देखेंगे तो मानसून का प्रभाव क्षेत्र के ऊपर दो तरीके से देखा जाता है। एक तो सर्वाधिक देखा जाता है कि कौन से एरिया पे इसका मैक्सिमम इफेक्ट है, और एक इसका इफेक्ट देखा जाता है न्यूनतम या न्यूनतम प्रभाव। तो सर्वाधिक जो प्रभाव है वो जिले के अकॉर्डिंग और स्थान के अकॉर्डिंग। न्यूनतम इफेक्ट भी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे अपन कि कौन से जिले में इसका न्यूनतम इफेक्ट होता है और कौन से स्थान पे मानसून का न्यूनतम इफेक्ट होता है। मीनिंग है मानसून के द्वारा सर्वाधिक बारिश कौन से जिले और स्थान पर होती है और न्यूनतम बारिश कौन से जिले और स्थान पर होती है। तो राजस्थान में चेरापूंजी का दर्जा प्राप्त है झालावाड़ को, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला राजस्थान में लिया जाता है झालावाड़। स्थान लिया जाता है राजस्थान में माउंट आबू वाले पार्ट को, जो कि सिरोही में स्थित, माउंट आबू पार्ट ऑफ सिरोही। न्यूनतम वर्षा वाले में जिला लिया जाता है राजस्थान का जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और स्थान लिया जाता है जैसलमेर में एक जगह आती है सम, जो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान माना जाता है सम जैसलमेर। अगर इन स्थानों में औसत वर्षा की बात की जाए, इनके साथ अगर एग्जामिनर औसत वर्षा पूछे तो झालावाड़ में औसत वर्षा मानी जाती है 100 सेंटीमीटर। माउंट आबू एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 150 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक हो जाती है। जैसलमेर के अंदर झालावाड़ का 1 जीरो हटा दीजिए 10 सेंटीमीटर, और जैसलमेर का 1 हटा दीजिए तो सम में बचेगा 0 सेंटीमीटर। मीनिंग ये है अगर आप इस डिजिट के पास में हो तब तो है सम, कि राजस्थान में 0 सेंटीमीटर या वर्षा रहित स्थान किसको माना गया है? सम। हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल बारिश नहीं होती, लेकिन सामान्यतः साल भर का औसत है वो 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है, जो उसको आइडियल या आदर्श रूप में 0 मान लिया गया है। और इस 0 से पहले अगर आप 1 लगा दोगे तो ये होगी जैसलमेर की औसत वर्षा, और इसके आगे 1 जीरो और लगा दोगे तो ये होगी झालावाड़। और अगर आप 100 से ऊपर की बात करते हो तो एक स्थान की बात होगी, जिला कोई भी शामिल नहीं होगा। तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर यानी अपन जाएंगे 150 सेंटीमीटर पे, वो होगी माउंट आबू पे। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तब तो रहेगा माउंट आबू। जिला कौन सा है? तब रहेगा झालावाड़। और राजस्थान की अगर ये सिर्फ अपन ने मोटे मोटे 1-2 स्थान की बात की, अगर राजस्थान के 33 जिलों की बात की जाए यानी संपूर्ण राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की जो औसत वर्षा निकल कर आती है वो आती है 57.5 सेंटीमीटर। तो वो आप लिख सकते हो राजस्थान की औसत वर्षा (57.5 सेंटीमीटर) 57.5 सेंटीमीटर लिया जाता है। जबकि भारत की जो औसत वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर है, और भारत की 125 का राजस्थान लगभग आधा भी नहीं है। अगर भारत में 120 भी होती है तो राजस्थान 60 पे पहुंचता तब जाके आधा होता है। तो भारत में 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है, जबकि राजस्थान में औसत वर्षा या यूं कहें औसत वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा का मान यहाँ कितना लिया गया है? 57.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ क्षेत्र के अकॉर्डिंग प्रभाव। अब देखेंगे मानसून का प्रभाव दिशा के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। मानसून का प्रभाव दिशा के अनुसार। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो राजस्थान के अंदर जो मानसून है उसके बढ़ने की एक तो ये डायरेक्शन है, एक तो इसको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट वाली को, और ये आता किस साइड से? साउथ वेस्ट, जो कि मानसून को नाम भी देते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट की ओर यानी हिमाचल की ओर बढ़ता है। तो इस वाली डायरेक्शन को कहा जाता है मानसून के बढ़ने की दिशा। मानसून के आगे बढ़ने की दिशा, और इस वाली डायरेक्शन को कहा जाता है मानसून के आने की दिशा। या मानसून की दिशा, तो मानसून की दिशा कौन सी होती है? मानसून की दिशा होती है दक्षिणी पश्चिमी। एक मानसून के आगे बढ़ने की दिशा कौन सी है? तो आंसर रहता है नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व।
और एक मानसून की जो वर्षा है उसकी बढ़ने की दिशा, तो मानसून की वर्षा है वो डेजर्ट से और हाड़ौती की ओर आओगी तब बढ़ेगी, और एक मानसून के वर्षा की घटने की दिशा, तो आप दक्षिणी पूर्वी या हाड़ौती पठार से यानी झालावाड़ या राजस्थान के चेरापूंजी से डेजर्ट या जैसलमेर की ओर जाओगे, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटती है। तो राजस्थान में किस दिशा में वर्षा घटती बढ़ती है, तो पहले तो अपन ने मानसून की दिशा को देखा था। बारिश की जो मात्रा है वो उत्तर पश्चिम या डेजर्ट से दक्षिण पूर्व की ओर कंटिन्यू बढ़ती है। इसी कारण जलवायु में हम इधर वाले एरिया को नाम देते हैं शुष्क, अर्ध शुष्क, और इधर उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। और अति आर्द्र से अगर आप वापस डेजर्ट की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा कंटिन्यू क्या होगी, कम। तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में घटती है, तो आंसर रहेगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। और किस दिशा में बढ़ती है, तो करेंगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। अब इन दोनों भागों में उत्तर पश्चिम में कम होती है, लेकिन इसमें भी कम कहाँ होती है, तो पश्चिमी भाग में न्यूनतम वर्षा होती है। अगर एक डायरेक्शन में अगर आंसर देना हो कि उत्तर पश्चिम में दोनों में या इसमें से पश्चिमी भाग में, अगर एक दिशा को चुनना हो तो मुख्यतः पश्चिमी भाग में वर्षा सबसे कम होती है। अब वर्षा अधिक होती है दक्षिण पूर्व में, और इनमें भी अगर एक दिशा को चुनना हो तो आंसर रहेगा दक्षिणी में सर्वाधिक वर्षा। तो डबल डायरेक्शन में बताना हो तब तो बताना है दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा अधिक है, प्लस है। जबकि एक डायरेक्शन बताना हो कि वर्षा सर्वाधिक किस भाग में है, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, तब एक डायरेक्शन में आंसर लेना है आपको दक्षिणी भाग में सर्वाधिक है। तो दिशा के अकॉर्डिंग जितने भी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इस डायग्राम के ऊपर डिपेंड होंगे कि मानसून की दिशा बताइए, तो मानसून की दिशा है दक्षिण पश्चिम, ये वाली पार्ट, साउथ वेस्ट वाला पार्ट। मानसून के आगे बढ़ने की दिशा बताओ, तब आंसर रहेगा नॉर्थ और ईस्ट वाला डायरेक्शन। मानसून में वर्षा के घटने की दिशा बताओ, तो वर्षा किस साइड से घटती है, इस साइड से और पश्चिम की ओर। या किस दिशा में सबसे कम होती है, तो पश्चिमी दिशा में सबसे कम या न्यूनतम वर्षा है। वर्षा की बढ़ने की दिशा बताइए, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती है। सर्वाधिक किस भाग में वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी भाग में। इसके बाद राजस्थान के अंदर ही मानसून का इफेक्ट जो है वो कौन से स्थानों पर सर्वाधिक या सर्वाधिक दिनों तक रहता है, अगर हम देखें राजस्थान में मानसून दिवस, मानसून के जो दिन है वो माने गए औसत 29 डेज, औसत 29 दिन। सर्वाधिक स्थान के आधार पे माउंट आबू में माने गए हैं 48 डेज। जिले के अकॉर्डिंग सर्वाधिक माने गए हैं झालावाड़ में 40 डेज, लगभग 40 दिन। और न्यूनतम माने गए राजस्थान के अंदर जैसलमेर में 5 डे या 5 दिन। और सम में माना गया 0 दिन, यानी राजस्थान का वर्षा विहीन स्थान माना जाता है सम को। तो राजस्थान में औसतन मानसून दिवसों की संख्या कितनी होती है, तो इस प्रकार के एग्जाम में कई बार फैक्चुअल रूप में पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट के रूप में। तो एक महीने से एक दिन कम करना है, जनरली महीना अपन मानते 30 दिन, तो 30 दिन से कम करना है आपका 29 दिन। इसके बाद में मानसून के अंदर नेक्स्ट रहेगा आपका मानसून के दौरान की घटना। तो मानसून के दौरान सामान्यतः जो घटनाएं होती हैं उसमें कुछ प्रमुख घटनाएं आती हैं, जिसमें एक आता है आपका मानसून का प्रस्फोट, और एक आता है मानसून का प्रतिच्छेदन। तो मानसून प्रस्फोट और मानसून प्रतिच्छेदन का मीनिंग क्या है, तो जनरली हम देखते हैं कि मानसून के दिनों के अंदर या बारिश के दिनों के अंदर जो शुरुआती दिन होते हैं
यानी जो जून या जुलाई के जो महीना है उसके शुरुआती दिनों में जैसे तेज़ बारिश जो कि तेज़ बिजली गर्जन के साथ होती है, उसी को कहा जाता है मानसून का प्रस्फोटन या मानसून प्रस्फोट, या इसको बर्स्टिंग ऑफ मानसून भी बोला जाता है। तो मानसून के प्रस्फोट का मीनिंग होता है मानसून के शुरुआत में तेज़ गर्जन के साथ या बिजली की चमक के साथ होने वाली तेज़ वर्षाओं को कहा जाता है, जिनका इफेक्ट मुख्यतः जुलाई माह में होता है, और कई बार जुलाई में नहीं होता तो अगले महीने यानी अगस्त में होता है। और जैसे ही शुरू में तेज़ बारिश होती है 15-20 दिन, तो आपका टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे की ओर आने लग जाता है और वायुदाब बढ़ने लग जाता है। और वायुदाब बढ़ने का मीनिंग है मानसून वर्षा एक बार बीच में रुकेगी आपके, जिसको नाम दिया जाएगा मानसून प्रतिच्छेदन यानी गैप ऑफ मानसून। तो मानसून प्रस्फोट के बाद 2 से 3 सप्ताह तक बारिश का नहीं आना मानसून प्रतिच्छेदन कहलाता है, यानी मानसून के बीच में एक छेद आ गया, एक गैप आ गया, तो उसको कहेंगे गैप ऑफ मानसून। तो इसमें जो मानसून के दौरान की जो घटनाएं, उसमें एक तो प्रस्फोट की घटना आती है और एक दूसरी प्रतिच्छेदन। तो प्रस्फोट की घटना का मीनिंग क्या है पहले ये देखेंगे और उसके बाद में प्रतिच्छेदन। तो जैसा कि आपको बताया मानसून प्रस्फोट इसका मीनिंग है मानसून के शुरू में होने वाली तेज वर्षा जो बिजली की गर्जन के साथ शुरू होती हैं। सर्वाधिक जो प्रभावित माह माना जाता है इससे या तो जुलाई, और जुलाई नहीं होता तो इसमें आता है अगस्त। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानसून प्रस्फोट की घटना मुख्यतः किस समय से जुड़ी हुई है, तो जुलाई और अगस्त मानसून के शुरू से जुड़ी हुई है सामान्यतः। और जैसे ही ये घटना होती है इसके बाद में तापमान धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि अच्छी बारिश होती है, क्योंकि तेज़ वर्षा होती है, और तेज़ वर्षा के बाद में तापमान सामान्यतः क्या होता है, कम होता है। तो इसी घटना के आगे हम इसको कंटिन्यू करें। मानसून के दौरान की घटनाओं को तो मानसून प्रतिच्छेदन। तो मानसून प्रस्फोट के बाद दो से 3 सप्ताह तक वर्षा का नहीं होना। यानी जनरली अपने को यूँ लगता है कि मानसूनी बारिश वापस चली गई, लेकिन वो वापस नहीं जाती है। मानसून के दौरान एक गैप आ जाता है और वापस इस दौरान टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, और वायुदाब वापस नीचे आ जाता है, जिससे मानसून की जो इफेक्ट है वो वापस स्टार्ट हो जाता है। और ये समय जब अच्छी बारिश अगर आपके जुलाई में हुई तो ये समय अगस्त में आ जाएगा, और अगस्त में हुई है तो ये टाइम आपके सितंबर में आ जाएगा। तो ये जो समय है ये या तो आपके अगस्त में होता है, अगस्त में नहीं होता तो ये मुख्यतः फिर सितंबर में आता है। तो मानसून प्रस्फोट का समय रहता है आपका जुलाई अगस्त, और प्रतिच्छेदन का समय रहता है अगस्त या सितंबर माह के अंदर। अब इसके बाद में जो मानसून को प्रभावित करने वाली कुछ वैश्विक घटनाएं हैं जिनका प्रभाव हमारे भारतीय मानसून के ऊपर होता है, उन वैश्विक घटनाओं को कहा जाता है एल नीनो और ला नीनो। अब एल नीनो और ला नीना क्या है इसको हम देखेंगे मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर। तो मानसून को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या जो वैश्विक कारक हैं उसमें 2 प्रमुख घटनाएं राजस्थान के मानसून को प्रभावित करने वाली
प्रभावित करने वाली वैश्विक घटनाएं, तो वैश्विक घटनाओं के अंदर एक तो लिया जाएगा एल नीनो को और दूसरा ला नीनो को। तो नीनो का मीनिंग तो होता है मेल करंट और नीना का मीनिंग होता है फीमेल करंट, यानी इन्हें बॉय और गर्ल के रूप में देखा जाता है। तो एल नीनो है वो तो है ला नीना का बड़ा भाई, और एल नीनो का ला नीना को माना गया, नीना का मीनिंग होता है लड़की और नीनो का मीनिंग होता है लड़का। तो इस ला नीना को कहा गया है एल नीनो की छोटी बहन, यंगर सिस्टर ऑफ एल नीनो के रूप में भी इसको देखा जाता है। तो इनको बहन भाई के रूप में भी देखा जाता है। ऊपर वाला नीनो तो है बॉय और नीना का मीनिंग होता है गर्ल या फीमेल करंट। अब ये दोनों जो जल धारा है इनका संबंध कहाँ से है और इनका भारतीय मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे एल नीनो क्या है और दूसरा पॉइंट देखेंगे ला नीना क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी इसमें एल नीनो। मुख्यतः भारतीय मानसून को अधिक प्रभावित करता है, राजस्थान के मानसून पे बहुत ज़्यादा प्रभाव एल नीनो का नहीं होता, क्योंकि एल नीनो के कारण हमारे वर्षा नहीं होती है भारतीय मानसून के अंदर। और राजस्थान का जो मानसून है वो तो ऑलरेडी वैसा ही है कि राजस्थान के अंदर तो मानसून का वैसे ही कम प्रभाव है। तो मीनिंग ये हुआ कि जो गरीब है उस गरीब को गरीबी और नहीं मार सकती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से ही गरीब है। तो राजस्थान जो प्रदेश है यहाँ ऑलरेडी वर्षा पहले से ही कम है, तो पहले से ही कम है। तो एल नीनो का इफेक्ट क्या होता है, एल नीनो का इफेक्ट होता है बारिश का कम होना। तो हमारे यहाँ तो पहले से वर्षा कम होती है, इसका मीनिंग एल नीनो का जो इफेक्ट है राजस्थान पे सामान्यतः कम माना जाता है। जबकि भारत के जिन स्थानों पे मानसून समय से आता है उन स्थानों पे मानसून थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि अपने यहाँ तो ऑलरेडी मानसून डिले ही होता है, पहले से ही देरी से आता है। तो एल नीनो के कुछ एक वर्डिंग है जिनको अपने को कवर करना है। एक तो ये जो एल नीनो है इसका मीनिंग क्या लिया जाता है, एल नीनो क्या है, इसका आने का या चलने का जो समय है वो क्या है, इसकी स्थिति और इसका जो इफेक्ट या जो प्रभाव है वो अपने क्या रहता है। तो ये तीनों चारों चीज़ें इसमें अपन कवर करेंगे। तो सामान्यतः ये जो घटना है जो भारत है उस भारत के नीचे की ओर, ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की ओर, और इस साइड में आपका प्रशांत महासागर के भाग के पूर्व की ओर दक्षिणी अमेरिका वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट से 0 डिग्री या भूमध्य रेखा गुजरती है। और सूर्य की स्थिति दिसंबर के अंदर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे सीधी होती है, और इस समय दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में सामान्यतः तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के साथ इस क्षेत्र में वायुदाब कम हो जाता है। ये विशेष परिस्थिति है, सामान्यतः ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय यहाँ पेरू के पश्चिमी तट पर सामान्यतः तापमान कम होता है, लेकिन 2 से 7 साल या कई बुक्स में लिखते हैं 2 से 5 साल, तो 2 से 7 साल या 5 साल के दौरान प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर का कौन सा भाग है 0 डिग्री के नीचे, इसका मीनिंग दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर का पूर्वी तट या अमेरिका का पश्चिमी तट, क्योंकि महासागर का जो पूर्वी तट होता है वो महाद्वीपों का पश्चिमी तट होता है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर का पूर्वी तट जहाँ सामान्यतः तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब कम हो जाता है, जिसके कारण इस साइड में चलने वाली जो जल धाराएं थी वो प्रशांत महासागर में घूमना स्टार्ट कर लेती हैं, एक सर्कल बना लेती हैं उसी साइड में। तो हिंद महासागर की ओर आपकी जल धाराएं आनी थी, और इन जल धाराओं के कारण जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता तो इन जल धाराओं के कारण जो एयर प्रेशर या वायुदाब बढ़ता है, और उस वायुदाब के बढ़ने के साथ ही भारत के स्थलीय भाग का जो वायुदाब कम होता है उस ओर हवाओं का चलना स्टार्ट होता है, क्योंकि सूर्य जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो तापमान उच्च हो जाता है और वायुदाब स्थलीय भागों पर कम हो जाता है। तो सूर्य जैसे ही जून में उत्तर की ओर जाएगा तो ये कंडीशन तो बन जाएगी ताप उच्च और वायुदाब कम, लेकिन समुद्र की ओर इस साइड में उच्च वायुदाब नहीं रह पाता, क्योंकि जो निम्न वायुदाब की कंडीशन है वो यहाँ पे भी बनी हुई है प्रशांत महासागर में भी, और एक भारत के स्थलीय भागों में भी बनी हुई है। तो ये जो जल धाराएं हिंद महासागर में आने की बजाय प्रशांत महासागर में ही चक्कर लगाना स्टार्ट कर देती हैं, तो इस वाले पोर्शन को कहा जाता है अपने एल नीनो इफेक्ट। तो एल नीनो इफेक्ट मुख्यतः किस महासागर से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है प्रशांत महासागर से।
और प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने के बाद इसका प्रभाव अपने आगे आने वाले जून जुलाई तक देखा जाता है। तो इसका मीनिंग जून में जिन क्षेत्रों में मानसून आना चाहिए था उन क्षेत्रों में मानसून नहीं आ पाएगा। और ये मानसून आना चाहिए था दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर, जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया पूर्णतः इस मानसून या इस प्रक्रिया या इस घटना से प्रभावित होता है। तो एक तो है एल नीनो क्या है, तो सामान्यतः इस क्षेत्र में जहाँ तापमान आपका कम रहता है तो वहाँ ठंडा पानी होता है, और लेकिन जैसे ही 2 से 7 साल में या 5 साल में यहाँ का तापमान बढ़ जाता है तो यहाँ का पानी गर्म हो जाता है। तो इस जलधारा को कहा जाता है गर्म जलधारा। तो एल नीनो क्या है, तो पहला आंसर तो अपना यही रहेगा कि एक गर्म जलधारा है। अब इसका टाइम पीरियड या इसका समय क्या होता है, तो इसका टाइम पीरियड या समय माना जाता है दिसंबर का अंतिम सप्ताह है। ये क्रिसमस के आसपास चलती है, इस कारण इसको कहा जाता है चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, यानी यीशु का शिशु। स्थिति होती है इसके दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर। प्रभाव इसका रहता है भारतीय मानसून का देरी से आना या कम प्रभावशाली होना। अगर भारतीय मानसून देरी से आएगा तो ये प्रभाव इसका क्या रहेगा, मानसून का कम रहेगा। देरी से आना एवं कम प्रभावशाली मानसून होना। इसके बाद वाली जो घटना मानी जाती है उस घटना को अपन देखते हैं ला नीना के रूप में। और ला नीना के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपकी लगभग इसके अपोजिट हो जाती हैं। जैसे एल नीनो गर्म जलधारा है तो ला नीना का मीनिंग होता है ठंडी जलधारा। बाकी दिसंबर का टाइम वही रहेगा कि जिस समय सामान्यतः पानी गर्म हो जाता है तो एल नीनो घटित हो जाती है, और पानी ठंडा रह जाता है तो ला नीना। तो अंतिम सप्ताह इफेक्टिव एरिया वही रहेगा, और प्रभाव है और जो आपका मीनिंग है ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाते हैं। तो ला नीना का जब भी इफेक्ट होता है तो मानसून हमारे समय पर आता है और अधिक प्रभावशाली होता है। तो जिसके नाम में ही ला है, क्या ला, मानसून ला। तो ला नीना का मीनिंग है मानसून समय से आता है और अधिक प्रभावशाली होता है, और एल नीनो का मीनिंग होता है मानसून देरी से आता है और देरी से आया हुआ मानसून कम प्रभावशाली होता है। तो इसमें जो दूसरी प्रमुख घटना है तो यहाँ से क्वेश्चन इसमें अप्लाई होता है। भारतीय मानसून का देरी से आना और कम प्रभावशाली होना कौन सी वैश्विक घटना के कारण होता है, एल नीनो। अब इसी में जो दूसरा पॉइंट है आपका, ला नीना। तो ला नीना से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं। एक तो ला नीना क्या है, वही इसका जो टाइम पीरियड, स्थिति और इसका प्रभाव या इफेक्ट। तो अभी जो एल नीनो में देखा था उसका अपोजिट है, वो गर्म जलधारा थी, है ठंडी जलधारा। यह ठंडी जलधारा है। गलती से हवाएं मत समझ बैठना, वो गर्म जलधारा थी, गर्म हवाएं मत लिख देना, क्योंकि ऑप्शन में गर्म हवा भी आता है, क्योंकि ये जलधारा के पार्ट माने जाते हैं। समय वही रहेगा, दिसंबर का अंतिम सप्ताह है। स्थिति दक्षिणी प्रशांत महासागर का पूर्वी तट। दक्षिणी प्रशांत महासागर का पूर्वी तट। प्रभाव भारतीय मानसून का समय से आना, क्योंकि इफेक्ट इनका बाद में पड़ता है। घटना दिसंबर में हो रही है लेकिन उसका इफेक्ट बाद तक रहता है, जून तक। तो भारतीय मानसून का समय पर आना एवं अधिक प्रभावशाली होना।
तो भारतीय मानसून का समय से आना और अधिक प्रभावशाली होना कौन सी घटना का रीजन माना जाता है? ला नीना। तो ला नीना अच्छा मानसून लाती है, उसको कहते हैं ला नीना। इसे एल नीनो की छोटी बहन भी कहा जाता है। तो ये विशेष बिंदु के रूप में नीचे नोट कर सकते हैं आप। जैसे एल नीनो के लिए भी कुछ शब्द यूज होते हैं। एल नीनो को चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट यानी यीशु का शिशु या यीशु का बालक, और एक समुद्री जल को गर्म करने के कारण इसको सागर का बुखार भी कहा जाता है, ओशियन फीवर। सागरीय बुखार कहा जाता है। तो ये तो हो गए एल नीनो के उपनाम क्या हैं दूसरे। और एक है ला नीना के बारे में लिखना है। तो ला नीना को एल नीनो की छोटी बहन कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि छोटी बहन की धारा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दोनों ही रहेंगे, एल नीनो और ला नीनो। ये तो देगा नहीं एग्जामिनर एल नीनो की छोटी बहन कौन सी है, तो एल नीनो तो आ गया, बचा क्या? ला नीना। तो क्वेश्चन यहाँ से उठा के देता है छोटी बहन की धारा किसे कहा जाता है? तो छोटी बहन की धारा कहा जाता है ला नीना को। जैसा कि आपको बताया था, नीना का मीनिंग होता है लड़की और नीनो का मीनिंग होता है लड़का, यानी ये फीमेल और मेल करंट के रूप में देखी जाती हैं या गर्ल और बॉयज़ के रूप में देखी जाती हैं। इसके बाद में मॉनसून या वर्षा ऋतु वाला जैसे ही पार्ट कंप्लीट होता है, तो उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है अपना शरद ऋतु वाला पार्ट। तो शरद ऋतु वाला जो पार्ट है उसमें अपनी कौन सी घटनाएं हैं, उसके बाद में शीत ऋतु में हमारी कौन सी घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं को आगे वाले जो अपना नेक्स्ट क्लास होगा उसमें अपन देखेंगे। शरद ऋतु, शीत ऋतु और इन ऋतुओं के बाद में कुछ अपने जलवायु संबंधी विशेष बिंदु बचे हुए हैं, उन पॉइंट्स को। थैंक यू।